Hello everyone. Today we will start our new exercise 1.2, which is based on the concept of irrationality of a number. क्लास 10th आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स हम जानते हैं इट हैज टू टाइप्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. So in detail we have studied rational numbers in class 9th and few basic topics related to irrational numbers, such as irrational numbers. If we have non-perfect square number in under root, then it is known as irrational number. Second, the decimal representation of irrational number is non-terminating and non-repeating. These are few concepts you have studied in class 9th. Now in class 10th, in exercise 1.2, we are going to prove ki how it is irrational number. Got it? So you need to have the knowledge of the definition of irrational numbers. Got it? So now here we start question number 1 of exercise 1.2. Prove that under root 5 is irrational. Question number 1. We have to show that under root 5 is irrational. First we will assume let under root 5 is not irrational. हमने assume किया कि under root 5 irrational नहीं है. अगर under root 5 irrational नहीं है then it will be a rational number by definition, क्योंकि जो नंबर रैशनल नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं होते और जो नंबर इरेशनल होते हैं वो रैशनल नहीं होते. हमने क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है अंडर रूट 5 इज नॉट इरेशनल, वो इरेशनल नहीं है. अगर वो इरेशनल नहीं होगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा. देन अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर. अब हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, the numbers which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime integers, are known as rational numbers. So same thing we are going to apply. अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, या आप a अपॉन b की फॉर्म में भी लिख सकते हो. डेफिनेशन अप्लाई करेंगे वेयर q is not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. q का मतलब ये नहीं है कि जहां q होगा वहां पर आप कह दोगे q तो 0 होता ही नहीं है. अरे q का मतलब है q डिनोमिनेटर है. अगर मैं a अपॉन b लिखता हूं तो क्योंकि डिनोमिनेटर में b है तो मैं b को लिखूंगा नॉट इक्वल टू 0. अब क्योंकि मैंने p अपॉन q की फॉर्म लेकर चल रहे हैं तो हमने q को लिख दिया नॉट इक्वल टू 0. ऑल्सो p and q both are co-prime integers. co-prime integers. अब co-prime integers का मतलब होता है दो नंबर अगर co-prime integers हैं तो उन दोनों का HCF 1 होता है. आप ये पॉइंट भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं. So you can say HCF of p, q is equal to 1. This is the definition of co-primes. राइट. अब सब कहते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, ये लर्न नहीं होता या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता. देखो दो ऑप्शन है, या तो आप जैसे मैं आपको इसको क्लियर कराना चाह रहा हूं, समझा रहा हूं, आप इसको समझें स्टेप बाय स्टेप. अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इसको रट भी सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये 100% बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है. क्लियर. अंडर रूट 5 को हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया. अब यहां तक है कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई कर दिया और कॉन्सेप्ट के नाम पर आपने सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया. इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह जाता है. सिंप्लीफिकेशन कैसे? अंडर रूट 5 है, अंडर रूट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं मैथ्स में तो एक ही चीज कर सकते हैं, स्क्वायर.
अगर हम स्क्वायर करें तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, सो 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब हम क्या करेंगे, अपॉन 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसी ना किसी वेरिएबल के अपॉन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम क्या लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं 10 अपॉन 5 तो हम करते क्या है, हम 5 से 10 को डिवाइड करते हैं। क्लियर डेफिनेशन ये है कि डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करा जाता है ना, ये 5 न्यूमरेटर में है, यहां पर ये किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं 5 को डिनोमिनेटर में लिख दूंगा तो क्या होगा, 5 किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्यू को 5 की जगह और 5 को क्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे, एंड दिस इज बाय मैथमेटिकली वी आर डूइंग। सो क्यू विल बी इक्वल टू p अपॉन 5, व्हिच मींस 5 डिवाइड्स p, और वी कैन से p is divisible by 5, which implies p is divisible by 5, p square is divisible by 5 because it is p square upon q square, and we haven't written square here, so it is q square and p square everywhere. Got it? So if p square is divisible by 5, then by the theorem p is also divisible by 5. P is also divisible by 5. If p is divisible by 5, then p upon 5 can be written as c, where c is a positive integer, which means c is greater than 0. जब हम p को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो आएगा ना। अब क्योंकि हमें डिवाइजर ही नहीं पता, p इज द डिवाइजर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं हम किसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये भी तो नहीं पता ना कि क्वोशिएंट क्या आएगा, इसलिए हमने c को क्वोशिएंट को भी अननोन क्वांटिटी एज्यूम कर लिया, उसको हमने c एज्यूम कर लिया है, और यहां से आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p की वैल्यू आएगी 5c। p की वैल्यू सॉरी 5c हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन 1, put p is equals to 5c in equation 1. We have q square is equal to p square. In place of p की जगह हमें 5c पुट करना है, क्योंकि p की पावर 2 थी, p square, तो 5c whole square we will write upon 5. Simplify it. Q square will be equal to 5 square is 25, c square upon 5. 5 से 25 डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। नाउ अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम स्टेप्स। मैंने आपको इस स्टेप पर क्लियर किया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में लिखनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अल्फाबेट को इस क्वेश्चन में। अब यहां देखें, स्क्वायर करने के बाद हियर वी हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, बट इट इज इन द न्यूमरेटर पार्ट। ये न्यूमरेटर पार्ट में है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोमिनेटर पार्ट में होना चाहिए, तो इसको इसलिए यहां पर शिफ्ट करेंगे। इट विल बी रिटन एज क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस स्टेप के बाद हमने क्या किया था, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो सेम वी विल राइट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, व्हिच इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज divisible by 5. And now by the theorem, if q square is divisible by 5, then q is also divisible by 5, which implies q is also divisible by 5. Now we are at the conclusion of the question. ये क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ चुका है। द ओनली कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई हियर, सिंप्लीफिकेशन पार्ट इज ओवर नाउ। मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में ब्रेक किया है। यहां तक मैंने इसको बोला कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट के बाद मैंने इसको बोला सिंप्लीफिकेशन पार्ट। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन पार्ट एंड हियर द सिंप्लीफिकेशन पार्ट क्लोजेस, एंड्स। अब क्या करेंगे, फिर से हम बैक टू द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमने
यहां पर प्रूफ किया कि P is divisible by 5, make it equation 2, और here we have proved Q is also divisible by 5, make it equation number 3. From equation 2 and 3 what we conclude? From equation 2 and 3 we conclude कि P और Q दोनों किससे डिविजिबल हैं? दोनों डिविजिबल हैं 5 से. So from equation 2 and 3 we conclude that P and Q both are divisible by 5. अगर P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब 5 P और Q का क्या हो गया? डिवाइजर. जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है. हमने कहा P को 5 डिवाइड कर रहा है, हमने कहा Q को 5 डिवाइड कर रहा है. जब 5 P और Q दोनों को ही डिवाइड कर रहा है तो 5 P और Q दोनों का डिवाइजर हो गया, और उसी को हम बोलते हैं HCF. सो वी कैन से HCF of P and Q is equal to 5. Here comes the contradiction in this question. Initially हमने क्या assume किया था कि HCF of P and Q is equal to 1, कि at P और Q को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता. लेकिन अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि P और Q को तो 1 के अलावा एक और नंबर है, that is 5, जो उसको डिवाइड कर रहा है. Here is the contradiction. So our assumption is wrong here, which is not possible. Are you getting the point? कि यहां पर हमने assume किया था कि वो co-primes हैं, और यहां पर हम प्रूफ कर रहे हैं कि they are not co-primes. It means, which means P and Q are not co-primes. Got it? और हम co-primes लेकर चले थे, हमारे यहां कंट्राडिक्शन आ गई. So our assumption that under root 5 is rational is wrong. Hence under root 5 is an irrational number. Under root 5 is an irrational number. Here is the proof, hence proved. Again, in short, I am explaining this question to you. First we have started the conceptual part of the question, जहां पर हमने क्या assume किया कि अंडर रूट 5 इरेशनल नहीं है, तो अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा. रैशनल होगा तो P अपन Q की फॉर्म में लिखा जा सकेगा, और हमने उसको एज्यूम कर लिया कि दे आर को-प्राइम्स. इट मींस उनका HCF कितना है? 1 है. हियर इज योर कॉन्सेप्चुअल पार्ट कंप्लीट्स. देन कैलकुलेटिव पार्ट, स्क्वायर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोमिनेटर लेकर गए, डिवाइड किया, फिर से अगर डिवाइड कर रहा है तो क्वोशिएंट भी आएगा, वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 एज्यूम करके वहां पर पुट कर दिया. Again question start repeats the same step. Q square divisible by 5, तो Q भी divisible 5. ये दोनों स्टेप कैसे थे? They are similar. अब यहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट फिर से कंप्लीट हो गया, और फिर से आपका कैलकुलेटिव पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया, और कॉन्सेप्चुअल पार्ट फिर से स्टार्ट हो गया. क्या कॉन्सेप्चुअल पार्ट? इक्वेशन 2 और 3 में हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन पहले हम मानकर चले थे कि उनको तो सिर्फ 1 डिवाइड करता है, 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है. सो हियर इज द कंट्राडिक्शन. सो आवर assumption was wrong, hence under root 5 is irrational number. Now on this basis you can attempt many other questions like prove that under root 2 is irrational and prove that under root 3 is irrational, which is also a part of your NCERT book. Okay, so these kind of questions will be solved by this method, and in our next question we will try some different kind of question. Now we are moving on question number 3, first part. Prove that 1 upon under root 2 is irrational. 1 upon अंडर रूट 2. अभी हमने अंडर रूट 5 किया था कि अंडर रूट 5 को प्रूफ करो कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल, राइट? बस यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि अब हम रूट 2 को नहीं 1 अपॉन रूट 2 को प्रूफ करना चाह रहे हैं
कि वो एक इरेशनल नंबर है, राइट, बट स्टेप्स विल बी सेम, ऑल द कॉन्सेप्ट, द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो बी सेम. If we have to show 1 upon under root 2 is irrational, तो what we will write first? We will assume it is not irrational. मान लीजिए let 1 upon under root 2 is not irrational. अगर 1 upon under root 2 irrational नहीं होगा, then 1 upon under root 2 is रैशनल. अगर इरेशनल नहीं होगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा. रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो 1 अपॉन रूट 2 भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है. सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू is not equal to 0 and P and Q both are co-prime integers. Co-prime, they are co-prime integers. अंडर रूट 2 कल भी बताया था, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. देखो कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया. अब ये सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन. स्क्वायर क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें अंडर रूट 2 को रिमूव करना है. 1 अपॉन 2 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. हमें न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोमिनेटर में चाहिए होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे कि क्यू स्क्वायर 1 की जगह आ जाए, ठीक है, और पी स्क्वायर वहीं रहे. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि क्यू स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पी स्क्वायर से. हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को. सो क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर. हमारे दो पर्पस सॉल्व हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई, ठीक है. अब हम यहां पर डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, विच मीन्स, विच इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, then by theorem Q will also be divisible by 2, which implies Q is also divisible by 2. जब Q 2 से डिवाइड होगा तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, so we can say Q divided by 2. जब 2 Q को डिवाइड करता है तो क्वोशिएंट मुझे मिलता है C, where C इज ग्रेटर देन 0, जहां पर C एक पॉजिटिव इंटीजर है. कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब हम 2 से किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, सपोज हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, हमें पता है हम किसको डिवाइड कर रहे हैं और किस से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं, तभी तो क्वोशिएंट कितना आता है 5. जब हम 10 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 5 या 10 आता है, रिमाइंडर बच जाता है 0. मैं ये कह रहा हूं कि देखो मुझे ये भी पता है मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, और यहां पर मुझे ये भी पता है मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन इस इक्वेशन में मुझे ये तो पता है मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं ये नहीं पता, क्योंकि Q इज नॉट अ मैथमेटिकल क्वांटिटी. Q कोई नंबर तो है नहीं. Q की जगह अगर 12 होता तो फिर मैं यहाँ C थोड़ी नहीं लिखता, फिर तो मैं यहाँ पे 6 लिखता, क्योंकि 2 6 या 12. जब मुझे Q का नहीं पता, जब मुझे पता ही नहीं कि व्हाट इज द डिवाइडेंड, मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं क्वोशिएंट भी नहीं पता मुझे, इसलिए यहां पर हम C लिखते हैं. आप कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, बट हमने फिक्स कर दिया कि C इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. C को C अपॉन 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू Q
इज इक्वल टू 2 इंटू सी 2c। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम काम किया था, इस इक्वेशन को हमने एज्यूम किया था इक्वेशन 1 और अब भी हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर इस क्वेश्चन को साथ साथ चेक करते रहना कहाँ डिफरेंस आया है। सिर्फ डिफरेंस आया है कि इस बार हम पहले क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था √5 वहां पर पहले हम पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे थे। अब वो डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था और इस क्वेश्चन में 1/√2 को कर रहे हैं। 1/√2 होने की वजह से √2 किसके इक्वल हो गया था, Q/P के। ठीक है, ये P/Q है। अगर √2 ऊपर जाएगा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 इक्वल टू Q/P हो जाएगा और वहां P/Q था। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ क्वेश्चंस आर सेम, स्टेप्स आर सेम, मेथड आर सेम, नथिंग इज चेंज। Q is equal to 2c. Put this value in equation 1. Put Q is equals to 2c in equation 1. जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे Q के जगह हमें क्या पुट करना है, 2c, तो इट विल बिकम 2c स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। फिर से सेम थिंग, बिकॉज आफ्टर दिस स्टेप कॉन्सेप्ट रिपीट्स इटसेल्फ, कॉन्सेप्ट अपने आप को फिर से रिपीट करता है। यहां मैं आपको ये बोलता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए क्योंकि हम इससे डिवाइड कर सकते हैं और अभी यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2 और 2 कहां पर है, न्यूमिनेटर में, इसलिए मैं इसको शिफ्ट करूंगा डिनोमिनेटर में। अब ये c स्क्वायर अपॉन 2 तो लिख नहीं सकता क्योंकि c स्क्वायर और 2 के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, तो मुझे 2 को ट्रांसपोज करना होगा और जब 2 ट्रांसपोज होकर लेफ्ट से राइट में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा ना, डिवाइड में, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। और जैसे ही न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आती है मैं ये वाले स्टेप्स रिपीट कर देता हूं। इट मींस विच इंप्लाइज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, विच इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। Make this as equation 2 and make this statement as equation 3. From equation 2 and 3, from equation 2 and 3, what we have proved? In equation 2 and 3, we have proved Q is divisible by 2, P is divisible by 2. इसका मतलब P और Q दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। From equation 2 and 3, P and Q both are divisible by 2, दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब हमने पहले क्या माना था, हमने एज्यूम किया था P और Q दोनों कैसे हैं, को प्राइम। P और Q को प्राइम है, इसका मतलब उनका HCF 1 है। HCF 1 का मतलब है वो नंबर 1 के अलावा किसी से डिवाइड होते ही नहीं है, लेकिन अब हमने प्रूफ कर दिया कि उनका HCF तो 2 है, मतलब P और Q 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब P और Q अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो को प्राइम नहीं है। पहले हमने माना था कि वो को प्राइम है, अब हम मान रहे हैं कि वो को प्राइम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। P and Q both are divisible by 2, so P and Q are not co-primes. In previous question under root 5 there was some different language and here some different language, जो आपको इजी लगती है you can follow, both are correct. You will be rewarded full marks in board evaluation. किसी को वो HCF वाले मेथड से अगर क्लियर हो रहा है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऐसे समझ में आ रहा है आप ऐसे कर सकते हैं, यू विल गेट फुल रिवार्ड्स। ओके,
So P and Q are not co-primes, which is a contradiction, or so our assumption was wrong. So our assumption was wrong. कौन सी assumption wrong थी हमारी कि वो co-primes हैं? Therefore 1 upon under root 2 is not rational. Therefore 1 upon under root 2 is not rational. और अगर 1 upon under root 2 rational नहीं है तो obvious सी बात है irrational होगा. So 1 upon under root 2 is irrational. Hence proved. Got this point? Move on to few more questions of this exercise. Move on to question number 2. Prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational. Prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational. Given that under root 5 is irrational. ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन लास्ट 2 to 3 इयर्स इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है कि 3 plus 2 root 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि हमें गिवन है कि अंडर रूट 5 ऑलरेडी इरेशनल है. और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में. इसको करने का थोड़ा अलग मेथड है. हमें ऑलरेडी गिवन है ना, क्योंकि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो इस क्वेश्चन में हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम इसको अलग मेथड से करने वाले हैं सॉल्व, लेकिन स्टार्टिंग स्टेप्स विल बी सेम. स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सेम रहेगा. ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट में चेंज आएगा. इसका जब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जब एंड करते हैं, देयर विल बी ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट्स. ठीक है, बट जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है वो चेंज हो जाएगा. कैसे? देखो, जब भी हमें कोई क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ करना होता है, हम उसका उल्टा मानकर चलते हैं, क्योंकि हमारी आदत है, हमें उल्टा ही समझ में आता है ना. टीचर जो कहता है कि ये करना है तो वो तो हमें करना ही नहीं होता. तो वैसे ही इसने कहा कि इसको इरेशनल प्रूफ करो, तो हम उसका अपोजिट मानकर चलेंगे कि वो इरेशनल नहीं है. तो एज्यूम दैट 3 plus 2 under root 5 is not irrational. हमने एज्यूम कर लिया कि वो इरेशनल नहीं है. अगर इरेशनल नहीं होगा तो रैशनल होगा. सो 3 plus 2 under root 5 is रैशनल. तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. अगर रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई होगी, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. Now write it as 3 plus 2 under root 5 is equal to P upon Q, where Q is not equal to 0 and P, Q are co-prime integers. Co-prime integers. हमें ऑलरेडी पता है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो हम अंडर रूट 5 को सेपरेट कर लेंगे. सेपरेट. ठीक है, सेपरेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा अंडर रूट 5 के पास और कौन कौन से नंबर है. अंडर रूट 5 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, और 2 अंडर रूट 5 का एडिशन हो रहा है 3 के साथ, तो 3 राइट में जाके माइनस हो जाएगा. तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे. 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3 प्लस 3 उधर जाकर माइनस का 3 हो गया. एलसीएम लेंगे. 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अपॉन में 1 लिखा, Q और 1 का डिनोमिनेटर Q, P माइनस 3Q
हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब 5 और अंडर रूट 5 के 2 और अंडर रूट 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 2 जब राइट में ट्रांसपोज होगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 कैन बी रिटन एज p माइनस 3q अपॉन 2q, 2 इंटू q, वो यहां से मल्टीप्लाई था ना, उधर डिवाइड में जाएगा तो 2 इंटू q हो जाएगा। हमने अंडर रूट 5 को सेपरेट कर लिया जैसा हम चाहते थे। अब क्या करना है, कैलकुलेटिव पार्ट ओवर, इतना सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जो सेम था, इतना सा कैलकुलेटिव पार्ट है, कंप्लीट हो गया। अब फिर से क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब हम फिर से बट डेफिनेशंस की 2-3 स्टेटमेंट लिखेंगे और अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है और वो इक्वल है इस नंबर के जो हम कैलकुलेशन करके आया है। यहाँ पर p है, q है और q है। हमें पता है p और q कैसे हैं, इंटीजर से। अगर p और q इंटीजर है तो p माइनस 3q ये भी इंटीजर होगा, 2 इंटू q ये भी इंटीजर होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 5 इरेशनल, राइट हैंड साइड में ये जो कुछ भी है ये रैशनल। एक इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, विच इज अ कंट्राडिक्शन। सो आवर assumption that this number is a rational number is wrong. So this is an irrational number. Only 2 statements and this question will be over. Here under root 5 is irrational while p minus 3q upon 2q is rational, but rational cannot be equal to irrational. A rational number cannot be equal to irrational number. So our assumption was wrong. या पूरा लिख दीजिए। सो आवर assumption that 3 plus 2 under root 5 is rational is wrong. Therefore 3 plus 2 under root 5 is irrational. Hence proved. So that's all for today in this chapter. In this video we have completed exercise 1.2 and in previous video we have completed exercise 1.1 and all these are NCERT solutions. अगर आपने इस साल का बोर्ड का एग्जाम देखा होगा क्वेश्चन पेपर तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि अगर आप पास होना चाहते हैं ना मैथ्स में तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाइए तो आप पास हो जाएंगे और आपके 50% मार्क्स इजीली यू कैन सिक्योर। हाँ, अगर आपको पूरा पेपर करना है, 100% अटेम्प्ट करके आना है, आपका टारगेट है, आपका कोई मिशन है कि आपको इतने परसेंटेज गेन करने हैं, सो यू हैव टू गो विद आर.डी. शर्मा ऑल्सो, क्योंकि बिना आर.डी. शर्मा करे पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता। आप एनसीईआरटी करके पास हो सकते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। गॉट इट? So that's all for today in this session. Thank you and have a nice day.